हेलो दोस्तों, इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का प्री बोर्ड का एग्जाम किस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे हिंदी के। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा आपका प्री बोर्ड का जो एग्जाम आएगा तो इस टाइप से आपके पेपर में आएंगे। यहाँ पर आपका 2025 लिखा हुआ मिलेगा और यहाँ पर कुछ आपके कोड मिलेंगे। ओके, 3 अक्षर के। तो ऐसे आप लोग देख लीजिएगा, सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आपके प्री बोर्ड में मिलेंगे। ठीक है ना, जितना भी पेपर बताया जाएगा उसको एनालाइज कराया जाएगा, उसके सारे क्वेश्चंस भी आप लोग देख लेंगे। सेम उसी टाइप में आपके क्वेश्चंस प्री बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, तो ये देखिएगा आपका समय सबको पता है कितने टाइम का रहेगा। 15 मिनट ऐसे ही सेम लिखा रहेगा, जैसे आपका बोर्ड एग्जाम में पेपर आते हैं ना, वैसे ही सेम आपके पेपर इस बार प्री बोर्ड में आएंगे। ओके ना, तो ये सब निर्देशांक आप लोग को पता है कैसे क्या करना है, वो एमआर अच्छे से आपको भरना है। ठीक है ना, कोई आपको इरेज और वाइटनर का प्रयोग नहीं करना, अच्छे से आप लोग भरेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा जा रहा, अच्छे से देखेंगे और आप लोग पूरा एनालाइज भी करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा पहला क्वेश्चन आपका बन रहा है कि रस मीमांसा के लेखक कौन है। रस मीमांसा के लेखक कौन है, तो देखिएगा रस मीमांसा का जो लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। अब शुक्ल जी से हम लोग थोड़ा सा और क्वेश्चन जान लेते हैं। इनकी और रचना कौन सी है, शुक्ल जी की और जो रचना हमारी है, ठीक है ना, त्रिवेणी है। कौन सी रचना है, त्रिवेणी। त्रिवेणी इन्हीं की रचना है। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है इन्हीं की रचना है। हिंदी साहित्य का इतिहास इन्हीं की रचना है। और आचार्य रामचंद्र जो जो शुक्ल जी है, ये शुक्ल युग के लेखक हैं। शुक्ल युग के जनक भी कहे जाते हैं और शुक्ल युग के लेखक है। इसको अच्छे से याद कर लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से कोई क्वेश्चन बनेगा तो यही बनता है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। महादेवी वर्मा की बात करते हैं तो ये है छायावादी की लेखक, कवित्री हैं, छायावादी युग की कवित्री हैं। ठीक है, इनकी जो रचना है, ठीक ना, आपको पता है, दीप शिखा, दीप शिखा, यमा, निहार, निहार, निर्जा, इनकी प्रमुख क्या है, रचना है। ओके ना, तो उसी प्रकार निराला जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी का भी आप लोग याद कर लेंगे। ओके ना, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन कहा जा रहा कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है। तो देखिएगा सेवा सदन जो उपन्यास के लेखक है वो प्रेमचंद्र जी है। प्रेमचंद्र की और रचना अगर बात करते हैं, पूस की रात, पूस की रात इनकी इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है ना, और भी इनकी रचना है। ठीक है, तो आप लोग याद कर लेंगे। जयशंकर प्रसाद की बात करते हैं तो जयशंकर प्रसाद भी क्या है, छायावादी युग के कवि हैं, ये भी पूछ लिया जाता है। ये क्या है, छायावादी युग के कवि हैं। छायावादी युग के क्या है, कवि हैं। क्लियर, और इनकी बात करते हैं प्रमुख जो ग्रंथ है, ठीक है ना, अगर इनकी प्रमुख ग्रंथ बात करते हैं, ठीक है ना, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये इनका क्या है, नाटक है। चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त जो है इनका ये क्या है, नाटक है। अगर और बात करते हैं इस पर, ठीक है, इनका जो महाकाव्य है, इनका जो महाकाव्य है, महाकाव्य, और इनकी बात करते हैं अन्य रचनाएं के बारे में, अन्य रचनाएं के बारे में आप लोग क्या करेंगे, इसको बताएंगे। पेपर में इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद करना है। रामायण इनका महाकाव्य है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देखिएगा किस युग के लेखक हैं, तो ये बात करेंगे गांधी जी का उपहार है। इनका जो लेखक है, मतलब रचना है, मतलब किसने लिखा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं। किसके लेखक हैं, गांधी जी का उपहार। हिंदी साहित्य का इतिहास सभी बताया आपका, ये रामचंद्र शुक्ल जी का है, रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है, इंद्रजाल किसका है, ये आप लोग बताते रहेंगे अगर पता होगा तो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रसिद्ध जो आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है, तो देखिएगा इसके राइट आंसर हो जाएंगे आपके हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन इनका इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है, इसको आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पांडे बेचन शर्मा और रामविलास शर्मा, ये आपके बहुत कम पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? इसमें आपके 4 ऑप्शन है, राधाचरण गोस्वामी, चतुर्सेन शास्त्री, दौलत राम और धर्मवीर भारती। तो देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा आपका धर्मवीर भारती, डी वाला ऑप्शन क्वेश्चन। इनका जो प्रमुख रचना है ठेले पर हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन है? तो ध्यान से देखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा भूषण हो जाएगा। रीतकाल को हम लोग तीन कालों में बांटे गए हैं, इसको भी आप लोग याद करेंगे। रीतकाल को कितने काल में बांटा गया? 3 काल में। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, तीसरा जो हमारा है रीति मुक्त। रीति मुक्त 3 कालों में से हम लोग क्या किए हैं? बांटे हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है? तो छत्रसाल दशक के जो रचयिता हैं वो भी आपके क्या है? भूषण ही है। ठीक है, आप लोग मतीराम का याद कर लीजिएगा। मतीराम जो है, ठीक है ना, ये रीतिकाल के कवि हैं, रीतिकाल के ही कवि हैं। घनानंद भी क्या है? रीतिकाल के ही कवि हैं। तो रीतिकाल मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। बिहारी की अगर बात करते हैं यहाँ पर, बिहारी की इम्पोर्टेंट जो रचना, ये भी रीतिकाल के कवि हैं। बिहारी जी भी क्या है? रीतिकाल के कवि हैं। इनका जो प्रमुख रचना है, ठीक ना, बिहारी सतसई है। बिहारी सतसई, इसमें 700 दोहे का वर्णन किया गया है। 700 दोहे का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है 8वां, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो प्रिय प्रवास जो है, ध्यान से देखिएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। जैसे शंकर प्रसाद का बता दिया गया, श्रीधर पाठक और सिरमा सरड़ ये नहीं आते हैं, इनका इंपॉर्टेंट होता है। सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन सा है? तो ध्यान से देखिएगा, सुमित्रानंदन पंत की जो रचना है युगवाणी है। प्रेम वाटिका आप लोग बताएंगे किसकी रचना है, और प्रेम वाटिका पेपर में पूछा गया है, इसको आप लोगों को पता होगा तो बताते चलेंगे। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? दस नंबर आपका प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है? तो प्रगतिवादी युग के जो कवि हैं, ध्यान से देखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो करुण रस का स्थायी भाव जो होता है शोक होता है। ठीक है, अगर हास्य रस का पूछा जाएगा, हास्य रस का स्थायी भाव जो होता है वो हास होता है। पेपर में इन्हीं दोनों में से पूछा जाए, जहाँ हंसने की बात होती है वहाँ हास्य रस होता है, जहाँ दुख की बात होती है वहाँ पर करुण रस होता है। अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर प्रश्न, कर मनहु मानो जनु जानो आदिवाचक शब्द किस अलंकार में प्रयुक्त होते हैं? तो देखिएगा, आपको अर्थालंकार पढ़ना होता है। अर्थालंकार, अर्थालंकार में आप लोग पढ़े होंगे यम, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा, ये 3 अलंकार पढ़ना है। उपमा की पहचान कैसे होती है? जिसमें सौ सा मिल जाता है, जिसमें सौ सा मिलता है, ठीक है ना, सौ सा सी, इसका पहचान होता है। जिस उदाहरण में सौ सा सी ऐसे 100 शब्द मिल जाता है ना, वो कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। रूपक अलंकार में जो होता है योजक चिन्ह मिलता है। क्या मिलता है? योजक। इसका उदाहरण में जब दिया जाता है तो योजक चिन्ह मिलता है, इसी से पहचाना जाता है ये रूपक अलंकार है। और उत्प्रेक्षा अलंकार में हम लोग जानते हैं मनहु जनहु मनु मानो। तो यहाँ पर प्रश्न यही पूछा था, मनहु जन मानो जनु जानो, ये किस में होता है? तो ये आपका हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार में। रूपक में बताया योजक चिन्ह होता है, और ये तो आपको पढ़ना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिसरे करुणा एन, मतलब कौन सी पंक्ति में छंद है? छंद आपको बताना है कौन सा छंद इसमें है। ठीक है, तो आपको दो इसमें आपको पढ़ना है, एक सोठा पढ़ना है, एक आपको रोला पढ़ना है।
तो सोठा जो होता है ये भी पूछ लेता है। अर्धसम मात्रिक छंद होता है, अर्धसम मात्रिक छंद होता है। इसके पहले व तीसरे चरण में, पहले व तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और दूसरे और चौथे चरण में कितनी होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में। रोला जो होता है सममात्रिक छंद होता है, सममात्रिक छंद होता है, ठीक है। इसमें 24 मात्राएं होती हैं, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका सोठा। फिर नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न आपका पूछा जा रहा है कि उपसर्ग से बना जो शब्द होता है वह नहीं है। तो देखिएगा इसमें उपदेश, इसमें उप का प्रयोग किया गया, ऊपर इसमें बड़ा उ का प्रयोग किया गया है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। इसमें आपका देखिए उपमान, इसमें उप का प्रयोग किया गया, इसमें भी उप का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि प्रत्यय के प्रकार होते हैं। तो प्रत्यय आपके दो प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय होता है, दूसरा जो होता है आपका तद्दत प्रत्यय होता है। फिर अगला क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है त्रिवेणी में कौन सा समास है। त्रिवेणी में कौन सा समास है। तो जो गिनने वाला पद होता है, ध्यान से देखिएगा, एक गिनने वाला पद होता है और एक आपका क्या होता है, योजक वाला होता है। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। दो शब्द हैं यहाँ पर देखिएगा, द्वंद्व, द्वंद्व समास तो होगा नहीं इसमें, क्योंकि द्वंद्व समास में जो होता है और का लोप होता है। और आपका जो होता है द्विभाजिता को ही हम लोग क्या कहते हैं, द्विग समास कहते हैं। द्विभाजिता जो समास होता है इसी को हम लोग द्विग समास भी कहते हैं। जो गिनने वाला होता है, ध्यान से देखिएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्विग समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमोद शब्द का तत्सम रूप क्या होता है। तो प्रमोद शब्द का जो तत्सम रूप होगा प्रमोद हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिएगा इसमें तो सभी गलत लिखा है, इसका होता है इति धन आदि होता है, इति धन आदि होता है। इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर ऑप्शन में होना चाहिए इनमें से कोई नहीं। पूछ लेगा इत्यादि में कौन सा संधि है, तो इसमें जो होता है यड़ संधि होता है। यड़ संधि का सूत्र पूछ लिया जाएगा तो इको यड़च होता है। इको यड़च इसका क्या होता है, सूत्र होता है। 19 नंबर प्रश्न आपका पूछा जा रहा है फलेन शब्द की क्रिया एवं विभक्ति कौन सा है। तो देखिएगा फलेन शब्द की जो क्रिया विभक्ति आपका जो वचन होगा, ठीक है, एक वचन तृतीय विभक्ति होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हसत धातु रूप का वचन एवं पुरुष कौन सा होता है। तो देखिएगा इसका होता है एक वचन प्रथम पुरुष होता है। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आपका खंड ब स्टार्ट होता है, वर्णात्मक प्रश्न। यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले ये पहचानेंगे किस पाठ का आपका है। कह रहा मित्रता, तो हमें मिल गया पहला ही क्या है, कह रहा का पाठ का नाम। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि पाठ का नाम और लेखक का नाम। तो पाठ का यहाँ पर नाम हो जाएगा आपका मित्रता हो जाएगा, और लेखक का जो नाम होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे, ठीक है। कह रहा भिन्नात्मक भागों को समझाइए। भिन्नात्मक भागों को क्या करना है, समझाना है इसमें। तो इसमें भिन्नात्मक भाग इसमें पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर कह रहा है दो भिन्न प्रकृति मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उम्र और उद्धत प्रकृति के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था, उदार तथा। यहाँ तक आप लोग लिख सकते हैं इसका आंसर। फिर कह रहा प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाह रहा है। तो इसमें से आपको मिल जाएगा, इसको आप लोग कर सकते हैं। अथवा यहाँ पर दिया है दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणी है कि ये संस्कृत, ये भारतीय संस्कृत का आपका है,
भारतीय संस्कृत, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके लेखक है। दोनों में से कोई एक ही करना है, आप लोग इसको कर सकते हैं। यहाँ पर 3 इसके प्रश्न दिए गए हैं, तीनों प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर क्या रहा, इसको पहचानना है किस चैप्टर का। दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दिया। निर्गुण कौन देश को वासी। यहाँ पर देखिएगा सूर, सूर शब्द आ गया तो मतलब ये किस चैप्टर का है, सूरदास जी का है, सूरदास जी का है। इसके कवि कौन है, सूरदास। पाठ की बात करते हैं तो पाठ में हम लोग पढ़े हैं पद, पद चैप्टर पढ़े हैं, तो पद चैप्टर का ये क्वेश्चन है। ओके, 3 प्रश्न है। निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ लिखना है, भिन्नात्मक भाग को समझाना, निर्गुण ब्रह्म के वर्णन में क्या कठिनाई व्यक्त की गई है, तो इसमें आपको स्पष्ट रूप से मिल जाएगा। तो देखिएगा ये जो चैप्टर आपका है, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान का है, सुभद्रा कुमारी चौहान। पाठ का जो नाम है झांसी की रानी है, झांसी की रानी। तो यहाँ तक हो गया। 3 प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। पहला प्रश्न कह रहा है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आपको आता है, विषुवत रेखा का वासी कैसा जीवन व्यतीत करता है, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं विषुवत रेखा का वासी जो है जीता है नित हाँफ हाँफ कर, तो यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर कहा जा रहा है रेखांकित अंश में अनुराग अलौकिक तथा हिम में तम में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर देखिएगा अनुराग अलौकिक, अनुराग अलौकिक, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इसमें आंसर मिल जाएगा, आप लोग इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तीसरा प्रश्न यहाँ पर कहा जा रहा है दिए गए संस्कृत गद्यांश पर संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिए। वाराणसी एक प्रसिद्ध प्राचीन नगर है, ठीक है ना। वे साफ साफ पानी वाली गंगा नदी के तट पर स्थित है। बर्तनों की अंगूठी के आकार की पख्ती सफ़ेद चांदनी में चमकती है। ऑलरेडी यहाँ पर इसका अर्थ लिख दिया गया, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। ये किस चैप्टर का है, वाराणसी, वाराणसी चैप्टर का है, तो इसको आप लोग देख लेंगे। दोनों में इसको एक करना है। फिर यहाँ पर दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का आपको हिंदी में अनुवाद करना है। वह खतरनाक और दुर्गामी है, वह पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कोई विद्वान व्यक्ति नहीं है, वह जो जानता है कि वह, तो इसका स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है। प्रबुद्धो ग्रामीण चैप्टर वाला है, ठीक ना, प्रबुद्धो ग्रामीण, आप दो च प्रबुद्धो ग्रामीण। फिर यहाँ पर है, इसका भी अर्थ यहाँ पर लिख दिया गया, देख लीजिएगा। ये आपका जिला वाइज है, ठीक है ना, अपने अपने जिला में देख लीजिएगा। यहाँ पर जैसे गोरखपुर जिले वाले में मातृभूमि करना होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर लेखकों का जीवन परिचय है, किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद या तो भगवत शरण उपाध्याय। फिर इसमें से आपको सूरदास, बिहारी लाल, महादेवी वर्मा या श्याम नारायण पांडे, तीन चारों में से किसी एक को लिखना है। आपको श्लोक याद कर लेना है, पेपर में हर साल आता है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करना। यहाँ पर अनुवाद वाला चैप्टर हटा दिया गया, इसके जगह पे आपको प्रार्थना पत्र याद करना पड़ेगा। प्रार्थना पत्र आप लोग याद कर लेंगे लाइब्रेरी के लिए, लाइब्रेरी मांग करने के लिए प्रार्थना पत्र आप लोग याद कर लेंगे। फिर उसके बाद है आपको निबंध लिखना, स्वच्छ भारत अभियान, जनसंख्या वृद्धि के कारण लाभ या हानि, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या समाधान, विज्ञान के चमत्कार, विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व।